नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने देखा था, अपनी एम से नाराज होने के बाद में मुंह फुलाकर चली आती है और प्रिंस भी उसके पीछे पीछे उसके घर में आता है और कहता है, फेंकिंग कहाँ पर हो तुम। तो फेंकिंग कहती है, ओहो जरा देखो तो इतने ज्यादा महान आदमी की क्या जरूरत आन पड़ी, जो कि वो इस गरीब की कुटिया में आए हैं। तो महान आदमी, आपने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। आपके तो अब चरण ठीक हो चुके हैं, आपको आराम करना चाहिए। अगर आप मुझे आदेश देते तो मैं आपके चरणों में यहाँ पे गिर जाती। तो ये कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो क्या मुझे तुम्हें आदेश देना चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। हंसी कहती है, ऐसा कैसे माफ कर दूं, आपके चक्कर में मेरी जान चली जाती है और पता नहीं क्या क्या चला जाता है, सिर्फ आपके अपाहिज टांगों के चक्कर में, जो कि अपाहिज थे ही नहीं। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो प्रिंस कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज लेके आया हूँ, ये है बाबा जी की बूटी और मेरा इंटरेस्ट जागा थोड़ा इसके अंदर यहाँ पे जानने के बारे में, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हंसी कहती, क्या बाबा जी की बूटी। और प्रिंस एक कमीनी स्माइल करता है और कहता है, यस बाबा जी की बूटी, जो कि मैंने 7 साल तपस्या करने के बाद में पहाड़ पे से लेके आया हूँ, तो मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये चाहिए। एमसी की लाटा पक रही होती है और कहती है, बाबा जी की बूटी, और क्या मुझे ले लेनी चाहिए। लेकिन अपनी एमसी बहुत ज्यादा ही नाराज थी, वो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए और आंसू के साथ में वो मना कर देती है। लेकिन प्रिंस यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो कहता है, ठीक है फिर अब तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मुझे लियो को ही दे देनी पड़ेगी, क्योंकि लियो मुझसे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था मुझसे ये चीजें देने के लिए और मैं उसी के लिए लेके आया था। लेकिन मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये और ये और ये भी मुझे सारी सारी बाबा जी की बूटियां अब लियो को देनी पड़ेगी। ये उल्टी टांग वाले बाबा जी की बूटी है, ये उल्टा लटकने वाले बाबा जी की बूटी और ये 3 टांग वाले बाबा जी की बूटी, ये सारी की सारी बाबा जी की बूटी अब मैं उन्हें ही देने वाला हूँ। और स्पेशली ये वाली जो कि यहाँ पे एकदम गांजा फूकने वाले बाबा जी की बूटी है। एमजी पूछती है, क्या गांजा फूकने वाला वो कौन था। तो ये कहते हैं, राइट, और क्या तुम्हें चाहिए। एमजी अपने लार को पी जाती है और कहती, नहीं मुझे अपने आप के दिल को कंट्रोल करना पड़ेगा और मैं ऐसा ही इसकी बातों में फिसल नहीं सकती हूँ। ये एक जाल है, ये एक जाल है। लेकिन ये जाल में गिर जाती है और कहती है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, सारी की सारी, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज, और ये सारी मुझे चाहिए। प्रिंस कहता है, फंस गया बकरा जाल में, आइन बकरी। तो अपनी एमसी को फंसाने के बाद वो कहता है, यस तुम्हें ये सारी मिल जाएंगी। एमसी कहती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और मैं अभी भी नाराज हूँ। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। प्रिंस कहता है, कैसा फेवर, आखिर तुम्हें कैसा फेवर चाहिए। तो अपनी एमसी उसे एक पेंडेंट देती है और कहती है, ये पेंडेंट उस इंसान का है जिसने कि मुझे डुबाने की कोशिश की थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसको ढूंढो और मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में जैसे ही एक सर्वेंट को दिखाता है, सर्वेंट को बताता है कि नॉर्थ में एक बहुत ज्यादा बड़ी शॉप है पेंडेंट वाली, तो ये वहां से आया था, तो क्या आप वहां पे जाना चाहेंगे। उसके बाद में निकल जाते हैं जेड पेंडेंट की शॉप पर और एमसी झुकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पेंडेंट आपकी शॉप का है या फिर नहीं। तो वो कहती है, ओह माय गॉड, ये पेंडेंट ये तो हमारे वीवीआईपी कस्टमर ने $69,000 में खरीदा था, वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, ये उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया था। हमसे कहती, ओह माय गॉड, क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन है। ये कहते, नहीं हमारी शॉप की पॉलिसी है कि हम हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते, उसको एकदम सीक्रेट रखते हैं, राज को राज रखने में हम बहुत ज्यादा ही आगे हैं। अपनी हमसे कहती, प्लीज बताइए ना। तो प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें ये दूंगा, क्या तुम्हें ये चाहिए। ये थैला बहुत ज्यादा स्पेशल है, वेल ये थैला तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा पेपर है। तो कहती है, ऑफ कोर्स और पेपर का याद तो तुम देख ही सकते हो, क्योंकि पेपर हर जगह काम आता है। वैसे तो इसके ऊपर गांधी जी नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो आ रहा है। और ये कहती है, यस यस, मैं अभी आपको खुद से ही उसके पास में लेकर चलती हूँ। और 4 किलोमीटर चलने के बाद में ये आ जाते हैं सेक्टर नंबर 63 और उसके बाद में ये गेट खटखटाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या, एक्सक्यूज मी, कोई तो यहाँ पे गेट खोलो। और अपना प्रिंस गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है आखिर गाड़ यहाँ पे, क्या मियां खलीफा डांस कर रही है। लेकिन ये शॉप ओनर पूरी शॉक हो जाती है और कहती है, मिस आखिर आप यहाँ पे लेटी क्यों है, अगर आप ऐसे लेटी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसको हटा के देखती है, वो हमेशा की तरह यहाँ पे लेट चुकी होती है, मतलब यहाँ पे वो मौत की नींद में सो चुकी है, बहुत ज्यादा गहरी मौत की नींद में। ये पूरी शॉक हो जाती है और कहती है, अरे मम्मी रे, मर्डर मर्डर, यहाँ पे कोई मर चुका है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, कोई तो आओ और कोई पुलिस बुलाओ। तो ये कहता है, पुलिस नहीं आने वाली, क्योंकि पुलिस ठहरी कामचोर, उनको यहाँ पे बाइकर को ठोकने में मजा आता है, तो वो बाइकर को पकड़ रहे होंगे अंधेरी रातों में। और ये कहता है, आखिर ये कैसा हो गया, अगर ये मारी कैसे गई। और जरा देखो तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे बाहर आने से पहले, मतलब हमारे आने से पहले यहाँ पे मारी गई है, तो पक्का उसको अंदाजा हो चुका होगा कि हम लोग आने वाले हैं। और हम सीधा भी देखते हैं कि एक यहाँ पे टोपी पड़ी हुई है और ये उसी बोटमैन की टोपी होती है।
एम्सी उसको पहना के देखती है और समझ जाती है कि ये वही बहरूपिया है, मतलब कि जो बोटमैन जो कि कमीने स्माइल दे रहा था। अब अपनी एमसी समझ जाती है अगर वो घटिया घटिया लाइनें क्यों बोला था, तो ये पक्का वही थी। आई मीन ये बोटमैन थी, तो इसने मेरे को धक्का दिया था। आकर ये यहाँ पे क्या कर रही है, और ऐसा लगता है कि उसको पता चल गया था, मतलब उसके बॉस को, कि हम लोग इसको ढूंढने वाले हैं, तो उसने हमारे आने से पहले खत्म कर दिया है। और अगर उसको पता था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, और एमसी कहती है ऐसा लगता है कि उसे पता था कि हम लोग पीछा करके आने वाले हैं इसके पास में ही, और आकर ये घटिया लोग मेरे को मारना क्यों चाहते हैं। तो प्रिंस कहता है वो तुम्हें नहीं मारना चाहते, वो मुझे मारना चाहते हैं। तो प्रिंस बताता है क्योंकि मेरे बहुत सारी दुश्मन है, इसलिए कोई ना कोई मेरे को मारना चाहता है, और मेरे को मारने का सबसे ज्यादा बेस्ट इलाज रहेगा कि वो तुम्हें मार दे, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, और तुम्हारे बिना मैं अपनी टांगों पर नहीं चल सकता हूँ। मैं हमेशा उस व्हील चेयर पे अटका रहूंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसी तरीके से मैं मारा जाऊंगा। तो तुम यहाँ पे चाबी हो मुझे मारने की, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। एमसी कहती है ऐसा लगता है काफी लेट हो चुका है हमें समझने में, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा लेट चुका है। अगर तुम मेरे को खुश करना चाहते हो तो क्यों ना मेरे को बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां और कुछ बाबा जी की बूटी दे दो। तो वो कहता है क्या सुंदर सुंदर लड़कियां, हाँ नहीं वो तो नहीं मिलेंगी तुमको। पर एमसी कहती रुको जरा, अगर उसे पता था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो आखिर वो इस प्रकार के मौके को जाने ही क्यों देगा। और तभी कुछ लोग आ जाते हैं और कहता है सही समझी तुम, और लेकिन तुम समझने में बहुत ज्यादा लेट कर चुके हो, अब तो तुम मरने वाली हो, और आज तुम नरक में जाओगे। नरक में? एमसी कहती क्या नरक में, तो स्वर्ग में जाऊंगी। आखिर नरक क्या चीज होती है, और नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी वो तो भगवान जाने। लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत सारे किलर वगैरह होते हैं जो कि इनको मारने के लिए आ चुके होते हैं, और वो कहते हैं जाओ मरो। लेकिन अपना प्रिंस कहता है अरे नहीं भागो यहाँ से, और ये बहुत ज्यादा ही है, और आखिर मेरे डार्क गार्ड्स कहाँ पर हैं। तो डार्क गार्ड आते नहीं है, और ये कहता है वो सारे ऑलरेडी नरक में जा चुके हैं, अब तुम भी जाने वाले हो। तो वो हट्टे कट्टे मुस्टंडे अब नहीं रहे बेचारे, हट्टे कट्टे मुस्टंडे बेचारे आरआई भी हो चुके हैं। और ये कहता है जाओ उनके साथ में ही रहो, नरक में रहना। लेकिन अपना प्रिंस टेबल में एक लात मारता है, पता नहीं कहां से आ चुकी थी, पर वो टेबल के यहाँ पे 2 टुकड़े कर देता है, और कहता है इसी प्रकार से मैं तुम्हारी भी फाड़ के रख दूंगा। और अपनी एमसी कहती संभल कर रहो, और भी आ रहे हैं। अपना प्रिंस उसकी तलवार को ही पकड़ लेता, मतलब किस प्रकार की नॉनसेंस चालू है, ऐसे कौन अटैक करता है गधा कहीं का। प्रिंस तलवार पकड़ने के बाद में उसे धक्का देता है और दूर गिरा देता है। उसके बाद में देखता है कि एक और आ रहा है पीछे, उसको भी गिरा देता है। तीसरा आता है पीछे से, उसको भी लड़ने लगता है। अपनी एमसी कहती है यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे तो नहीं लड़ पाएगा, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और अपनी एमसी बाबा जी की बूटी फैला देती है, और ये धुआं बहुत ज्यादा कमाल का होता है, और इसको ये सेंस कर लेता है, और कहता है अरे नहीं पिछली बार जब मैं गया था तो ये धुआं बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसके चक्कर मैंने बल्ले बल्ले की थी, और ऐसा लगता है कि इस बार ये कुछ और का है। तो वो वाला गाना बजने लगता है, आप आराम से सुनिए। और गाना खत्म होते ही अपनी एमसी के पीछे से एक और इंसान आता है और कहता है मैं ये गाना और नहीं बजने दे सकता हूँ, तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। एमसी कहती अरे नहीं मुझे बचना पड़ेगा इससे, पर वो अपनी एमसी के छाती के आहार बाहर निकाल देता है। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ा बीच में नहीं पड़ा। अपनी एमसी कहती अरे नहीं अब तो मैं जाने वाली हूँ, और इसके अंदर थोड़ा बहुत पॉइजन था, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस कहता है अब तुम में से कोई भी बचने वाला है नहीं, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलती कर दी है। और प्रिंस पता नहीं कैसा अटैक करता है, 1 मिनट में सबकी बाजा बजा देता है, मतलब पहले बजा सकता था तो इसने इतना टाइम क्यों लगाया, आराम से बजा के निकल जाता। और उसके बाद में अपना प्रिंस एमसी को देखता है जो कि पूरी तरीके से अपना होश खो चुकी थी। वो कहता है होश में आ, तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकती हो, ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा, और मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हें ठीक करूं। उसके बाद में वो कहता है कि मुझे चोट खोल के देखनी पड़ेगी, आखिर कितना खून बह रहा है, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। और ये तभी कुछ देख के शौक हो जाता है, ये कहता है क्या ये एक लड़की है। और अपनी एमसी का सीक्रेट यहाँ पे रिवील हो चुका है, उसका भेद उजागर हो चुका है। प्रिंस कहता है ओह माय गॉड फैंकिंग एक लड़की है। कुछ समय बाद दिखाता है, बढ़िया सा माहौल होता है। एमसी कहती है हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर, और सुबह है, ये तो काफी तो बढ़िया है, आखिर मुर्गा बांग क्यों नहीं दे रहा है। और प्रिंस कहता है ओह तुम फाइनली जाग गई हो। उसके ऊपर ही होता है, और हाफ मतलब पैंट नहीं पहना होता है इसने, मतलब हाफ नंगा होता है। एमसी कहती है ओह माय गॉड तुम क्या करे हो आखिरकार। प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा मस्त हो। एमसी पूरी शर्मा आती है और कहती है गंदी बातें करना बंद करो, और क्या तुम एक गे हो जो कि मेरे ऊपर लद रहे हो, हटो यहाँ से दूर से, और आखिर तुम करने की कोई कोशिश कर रहे हो। तो प्रिंस कहता है मैं तो बस दवाई ले रहा था अपने ऊपर लगाने के लिए। एमसी कहती लेकिन नंगे होने के बारे में क्या, तुम आधे कपड़े क्यों नहीं पहने हो। तो वो कहता है क्योंकि मेरी कमर में यहाँ पे चोट लग चुकी है, क्योंकि वो डांस ही ऐसा था कि कमरिया हिलानी पड़ती थी, लेकिन मैंने कमरिया हिलाई नहीं और मेरे को चोट लग गई। उसके बाद में कहता है बिल मैं तो दवाई
देख रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी ठर की अदाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अहम से पूरा शर्मा जाती है और वो देखती है कि उसके कपड़े तो है ही नहीं वहाँ पर। अहम से कहती है, अरे मम्मी मेरी इज्जत लुट चुकी है और तुमने आकर क्या किया था रात में, और तुम क्या क्या कर चुके हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो प्रिंस कहता है, कम ऑन, मैंने बस उतारे थे ताकि मैं तुम्हारी चोट को ठीक कर पाऊँ, और मैंने इसीलिए तो ये सारे कपड़े उतार दिए थे। अहम से कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर उसके बाद में प्रिंस उसकी मलम पट्टी करने लगता है वापस से, और हेमसी से कहता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़का बनकर आकर क्यों रहती हो, कि तुम्हें मजा आता है। हेमसी कहती है, तुम नहीं समझोगे, तुम इस जमाने से हो और मैं किसी और जमाने से, और तुम जानते नहीं हो टॉम बॉय होना क्या होता है, मजा ही आ जाता है। तो तुम्हें टॉम बॉय पसंद है तो मेरे को कमेंट में बता देना। और हेमसी कहती है, इसलिए मैं बस थोड़ा टाइम पास के लिए लड़का बनती थी और मुझे थोड़ा मजा भी आता है इसके अंदर। वो कहता है, अच्छा तुम्हें लड़का छेड़ना है बस, और अपनी बेसरम वाली हरकतों के चक्कर में तुम ऐसी बदनाम हो जाओगी। वेल मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की का मेरे कमरे के अंदर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। हेमसी कहती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर मैं वापस गई तो मेरा पप्पा मुझे लात मार कर निकाल देगा, तुम मेरे साथ वैसा मत करो प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ में, मुझे यहीं पर रहना है। प्रिंस कहता है, क्या सच में तुम्हें नहीं जाना है वापस, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारा ख्याल यहीं पर रख लूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गार्ड वगैरह भी रख दूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मेल गार्ड ही मिलेंगे, फीमेल कोई नहीं है। हेमसी कहती है, ठीक है मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना प्रिंस बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसको भी राज पता चल चुका है। कुछ समय बाद दिखाता है अपनी आराम से गाना गुनगुनाता जा रही होती है, जो कि यहाँ पे बाबा जी की बूटी सूंघने के बाद में लोग गाते हैं, वही गाना गाते हुए जा रही थी। तभी देखते ही कोई नए मेहमान आए हैं, जो कि बिन बुलाए आए हैं, ऑब्वियसली बिन बुलाए ही आते हैं हर बार मेहमान। और देखती है कि ओह जरा ये कौन है, अपनी हेमसी से पूछती है कि आप मिस्टर फैंग हैं, जो कि इस मेंशन में यहाँ पे रहते हैं, और आप आकर इस मेंशन के अंदर कर क्या रहे हैं जब महाराज ठीक हो चुके हैं। हेमसी कहती है, आखिर तुम कौन हो, तो वो कहती है, मैं प्रिंस की फियांसे हूँ, प्रिंस की फियांसे, उनकी होने वाली बीबी। हेमसी का एकदम दिल ही कांप जाता है, उसकी दुनिया हिल जाती है और कहती है, क्या 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 ये नहीं हो सकता है। वो कहती, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था, और जब महाराज ठीक हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे आपके बारे में बातें करेंगे कि आप गे हैं और प्रिंस भी गे हैं। तो ये कहती है, आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या बातें करें, और तुम होते ही कौन हो मेरे को एडवाइस देने वाली। और तभी प्रिंस भी आ जाता है। हेमसी कहती है, जरा देखो तुम महान आदमी अपने कदमों के साथ में यहाँ पे आ चुके हैं। प्रिंस कहता, अगर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों लग रही है, और उससे कहता, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है, मैं आपको ये लेटर देने के लिए आई थी, और मैं झाओ फैमिली की लेडी हूँ, आपकी फियांसे। तो प्रिंस कहता है, ये क्या नॉनसेंस है, और अगर तुम लेटर देने ही आई थी तो तुम्हें मेरे स्टीवर्ड को दे देना चाहिए था, वो सारा काम करते था। आखिर यहाँ पे नौकर होती ही किस लिए है कि तुम भी अपने नौकर वाला काम करने वाली हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पप्पा ने संस्कार नहीं दिए हैं। हेमसी पीछे से हंस रही थी और कहती है, आई बड़ी वे फियांसे कहेंगी, इसको तो वो जानता तक नहीं है। तो कहती है, क्या हम मुझे भूल चुके हैं, हमने वो दिन कितने यहाँ पे अच्छे तरीके से बिताए थे, वो पल क्या आप भूल चुके हैं मेरे साथ में इधर से उधर टहलना, आपके साथ में 24 घंटे रहना, क्या आप वो सब भूल चुके हैं। तो ये कहता है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और मुझे पता भी नहीं झाओ के बारे में, आखिर झाओ लोग होते कौन है। ये कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं आपको एडमायर करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो प्रिंस कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और अपनी आम से कहती, छह क्या ही नॉनसेंस चालू है, ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आप अपना एंजॉय कीजिए। और ऐसा लगता है कि ये पक्का ही यहाँ पे ये वुमन बहुत ज्यादा हंगामा करने वाली है। वेल अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रिंस कहता है, रुको जरा फैंकिंग, तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम ऐसा नहीं जा सकते। तो अपनी झाओ कहती है, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, उस फालतू के डॉक्टर को भाव दे रहे हैं ना कि मेरे को, उसको तो आपको भगा देना चाहिए, आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, आप उसको राजमहल के अंदर रख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। प्रिंस कहता है, आखिर तुम होती कौन हो मेरे को एडवाइस देने वाली कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तुम्हारे ऐसे लोग बहुत देखे हैं मैंने। और झाओ फैमिली की तुम बात कर रही हो ना, तुम झाओ फैमिली की यंग लेडी हो ना, वो मेरे यहाँ पे शकल देखने आज तक नहीं, जब मैं बीमार था, और अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ तो तुम आ चुके हो अपनी शकल दिखाने, और मेरे को मन मोहित करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ढूम मरो चुल्लू और पानी में, और तुम जैसे घटिया लोग कुछ काम करने जाओ और दफा हो जाओ। और मेरे नौकर इसको लात मार कर यहाँ से निकाल दो। तो नौकर कहता है, यस माय लेडी, प्लीज जल्दी से अपने कदम बढ़ाइए और जल्दी से अपना पिछवाड़ा दिखाइए, मैं आपको लात मार कर अभी निकाल देता
हूँ। उसके बाद प्रिंस निकल जाता है अपनी एमसी की ओर और वो कहता है फेंकिंग, और अपनी फेंकिंग तो मुंह बुलाकर लेटी हुई थी और कहती है आ गया मेरा दिमाग खराब करने के लिए, 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहता है और अब तो इसकी फियांसे भी आ चुकी है तो पक्का उसके पीछे मटकेगा, मेरे को बस यहाँ पे बहाना करके बात करने के लिए आया है। तो ये कहता है फेंकिंग क्या कर रही हो तुम, और फेंकिंग अपना चेहरा ही घुमा लेती है और कहती है पहाड़ में जाओ, और अपना प्रिंस उसके चारों ओर घूमने लगता है। एमसी परेशान हो जाती है और कहती है बस करो, आखिर ये कब तक करते रहोगे तुम, और आखिर तुम यहाँ पे क्यों मटक रहे हो, जाओ और अपनी फियांस के साथ में एंजॉय करो, पार्टी कार्टी करो, उसके साथ में गुलछर्रे उड़ा दो। कहता तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चली है उसके बारे में और ऐसा लगता है वो कोई रॉयल फैमिली में से ही है। एमसी कहती हाँ ब्ला 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 ब्ला, अगर तुम्हें यहाँ पे बकवास करनी है तो जाओ अपने फियांस के साथ में करो, मेरे को तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। और वो कहता है वैसे क्या तुम्हें यहाँ पे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या होगा अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे तुम मेरे साथ में रातें गुजार रही हो। एमसी कहती छी छी हटाओ इसको, यहाँ पे तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो, तुम आखिर मेरे पास में क्यों आ रहे हो। प्रिंस कहता आखिर क्यों ना आऊँ, क्यों ना आऊँ मैं तुम्हारे पास में, क्योंकि मैं आ सकता हूँ। तो अभी एक नौकर आता है और कहता है माय लॉर्ड एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी है। तो वो कहता है क्या खबर है आखिरकार, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी आंसर के लिए जरा देखो तो ये सही टाइम पे गार्ड आया है। वो कहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, हमने एक जासूस पकड़ा है हमारे कैंप के अंदर और ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुश्मन लोगों को पता चल चुका है कि हमारा कैंप कहाँ पर है और वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और कई सारे हमारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर एम्बुश हुआ था। तो प्रिंस कहता है ठीक है फिर हमें चलना चाहिए और हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, मिस्टर फैंग को बुलाओ, मतलब अपनी एमसी के फादर को। उसके बाद में निकल जाता है। एमसी कहती चलो अब मैं आराम से घोड़े बेचकर सो सकती हूँ, और अपनी एमसी सो जाती है घोड़े और गधे बेचकर। पर हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपकी जान अपनी एमसी की तरह भी जा सकती है। और एमसी कहती हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, और आखिर मैं इसकी बाहों में क्या क्या रही हूँ और मुझे इसे हटाना पड़ेगा, क्या से क्या हो गया, और ये आखिर गया क्यों नहीं मीटिंग के अंदर। और अपना प्रिंस कहता है हिलाओ मत मुझे, नहीं इस पर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, और सुबह सुबह मुर्गा भांग देता है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। एमसी कहते हैं आखिर तुम क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रिंस कहता है क्या तुम यहाँ पे लड़का बनकर नहीं रहती थी, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि सुबह सुबह लड़कों का मुर्गा भांग दे रहा होता है, अगर तुम उसे डिस्टर्ब करोगी तो वो तुम्हें खा जाएगा। एमसी कहती क्या गंदी बातें कर रहे हो, और मैं लड़का बनकर भले ही रहती थी लेकिन मेरे पास तो हथियार था ही नहीं, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि उसका इस्तेमाल कैसा होता है। प्रिंस कहता है वो बात नहीं, लेकिन अपनी एमसी उसका हथियार हिला देती है। एमसी कहती हाँ ये तो वही है और शर्माने लगती है। प्रिंस कहता है उसको बिल्कुल भी हिलाना मत, उसको टच भी मत करना। एमसी कहती है ये तो मेरे लिए तुम मौका छोड़ रहे हो और अब तो मेरा मन कुछ नोटी नोटी करने का हो रहा है। प्रिंस कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और आखिर तुम क्या कर रही हो। एमसी अपना हाथ नीचे ले जाने लगती है उसके कपड़ों के अंदर। प्रिंस कहता है यहाँ पे ऐसा मत करो, नहीं फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा और वो मुर्गा तुम्हें खा जाएगा। एमसी कहते खा जाने दो, वो शायद जानता नहीं कि मुर्गा एक यहाँ पे सांप से पंगा ले रहा है और ये नागिन उस यहाँ पे मुर्गे को डस लेगी। उसके बाद में ये उसके मुर्गे को इतनी जोर से दबाती है कि बेचारा रो देता है। कहता नहीं मेरा मुर्गा मर जाएगा। एमसी कहती है ये नागिन बहुत ज्यादा जहरीली है, मैंने उसको पॉइजन कर दिया है, अब उसे कोई नहीं बचाने वाला। प्रिंस कहते नहीं मेरा मुर्गा। एमसी कहती तुम्हारा मुर्गा गया बच्चे, और तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। प्रिंस कहता बकवास करना बंद करो। तभी कोई नौकर आता है और कहता है माय लॉर्ड हमने बग्गी तैयार कर दी है, चलिए चलते हैं मीटिंग के लिए, और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन आप तो यहाँ पर हैं। तभी देखता है कि सामने माय लॉर्ड और वो यहाँ पे गंदे हाथों को अपना कहीं पे रख रही होती है, वो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये गेट बंद करते हुए कहता है सॉरी मैं गलत जा गया, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे किचन में होंगे, मुझे किचन में जाना चाहिए, सॉरी मुझे नहीं पता कि आप कौन है और आप क्या कर रहे हैं, और वहां से निकल जाता है। अहम से कहती अरे नहीं मेरी इज्जत तो डूब गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, और मेरी इज्जत का क्या होगा अब। तो प्रिंस कहता है बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी इज्जत, और क्या ही होने वाला है। उसके बाद में वैसा ही होने लगता है, ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि प्रिंस गे है एमसी गे है, दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें हो रही होती हैं। और कोई तो कहता है ओह माय गॉड फेंकिंग, और वो प्रिंस मुझे लगा था कि यहाँ पे फेंकी एक नंबर का ठरकी होगा, उसका इंटरेस्ट हमेशा लड़कियों के अंदर रहेगा, पर ये तो कुछ और ही हो गया। और ये सारे रूमर्स पहुंच जाते हैं अपने प्रिंस के बड़े भाई की ओर, जो कि कहता है ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है, और आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम गे हो, ये क्या नॉनसेंस है। प्रिंस कहता है बड़े भाई मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिंस अपने मन के अंदर कहता है फंस गया बकरा जाल में, और ऐसा ही बड़े भाई को बेवकूफ बनाया जाता है। बड़े प्यार से उससे बात करो और बड़ा भाई फिसल जाएगा। वो कहता है आखिर बताओ मेरे को यहाँ पे कुछ करने
कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम सच में फेंगिंग से प्यार करते हो और उसके साथ में रातें गुजार चुके हो। और मैंने तो सुना था कि तुम्हारा इंटरेस्ट यहाँ पे लड़कों के अंदर है, ना कि लड़कियों के अंदर। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है कि तुम किसी लड़के के साथ में रातें भी गुजार चुके हो? आखिर यहाँ पे तुम करना क्या चाहते हो? तुम तो पहले बोल रहे थे मेरे से कि तुम्हें शादी करनी है लड़कियों से, मतलब तुम मेरे को रिश्ता ढूंढने के लिए भी बोल रहे थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है फेंकिंग के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे लड़कों के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे लड़कियों के अंदर ही है। आप गलत समझ रहे हैं। तो वो कहता है क्या नॉनसेंस है? और आखिर वो फेंकिंग उसका हस्बैंड आई मीन उसकी वाइफ तुम्हारे साथ में शेयर क्यों ही करेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा चालू है और कहीं तुम यहाँ पे किसी और लड़की से शादी तो नहीं करना चाहते? तो वो कहता है हाँ मैं किंग से शादी करना चाहता हूँ। ये कहता है ओह ये तो काफी ज्यादा सुंदर लड़की का नाम लग रहा है। ये कहता है मेरा मतलब है फेंग किंग। तो ये पूरा शौक हो जाता है और कहता है मेरा भाई है तू, लेकिन तू गे है, मैं क्या करूँ उसके बारे में? तो भाई होने के नाते जिसकी हेल्प करता है और उसके कुछ समय बाद दिखाता है अपनी हमसे गिरी हुई हरकतों के साथ में पहुंच जाती है उसके पप्पा के पास में। तो पप्पा कहता है क्या चल रहा है फेंगिंग यहाँ पर, और जल्दी से आओ। और हाँ मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था कि अपनी एमसी ने शादी कर ली है, तो शादी नहीं बस की सगाई हुई थी बस। एमसी आराम से चाय पीते हुए कहती है क्या चल रहा है फादर? तो फादर कहता है नॉनसेंस, यहाँ पे बातें करना बंद करो, और तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स फैल चुके हैं कि तुम गे हो, अब तुम्हें यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी उसके साथ में। तो ये कहती है क्या नॉनसेंस, आखिर आप क्या कह रहे हैं? तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें किंगे के साथ में शादी करनी पड़ेगी, बहुत समय हो चुका है। एमसी कहती है लेकिन मैं उसे अभी समझ नहीं पाई हूँ और मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, और किंगे बहुत ज्यादा छोटी है। तो ये कहता है नॉनसेंस, बहुत सारे रूमर्स फैले हैं तुम्हारे और किंगे के बारे में, बेचारे किंगे को लोग बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मर्द होने के नाते तुम अपनी औरत को इतना ज्यादा बुरा भला सुनवा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें उसके साथ में शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें जो भी लोग गे बोले हैं उनका मुंह बंद हो जाए। तो एमसी कहती ओह माय गॉड, आप कितनी ज्यादा चिंता करते हैं मेरी रेपुटेशन के बारे में। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है लेकिन किंगे की चिंता है, तुम तो बाहर में जाओ। एमसी कहती क्या आपको अपने एकलौते बेटे की चिंता नहीं है? आप कितने ज्यादा बुरे हैं। तो फादर कहता है बकवास नहीं, अभी शादी के बारे में सोचो और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। और एमसी के फादर कहते हैं तुम्हारे चक्कर में किसी और की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तुम्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए और तुम्हें फटाफट से शादी और छठ मंगनी पट ब्याह कर लेना चाहिए। एमसी कहती क्या बकवास है, मैं तो ऑलरेडी एक ठरकी हूँ, तो लोगों को पता है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों के अंदर है। तो ये कहते हैं ओह हाँ ये बात तो सही है, लेकिन क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ठरकी होना सही बात है और लोगों को ठरकी होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे जो मानव देख रहे हैं उनके जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तब एक सर्वेंट आता है और वो नौकर कहता है बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली बात है, जो प्रिंस बोरियर है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये कहता है क्या बकवास है और वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये कहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इंपॉर्टेंट काम बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। तो अपनी आम से कहती है प्लीज फादर आप शक करना बंद कीजिए, वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं तो आपको मिलना चाहिए उनसे। उसके बाद में लोग निकल जाते हैं कहीं और पर, और ये मिलिट्री कैंप होता है जिसके बारे में पहले वो नौकर बात कर रहा था। और अपना प्रिंस कहता है क्या चल रहा आखिरकार यहाँ पर, और फेंगिंग जरा देखो तो, और फेंगिंग पूरी चीजों के साथ में आता और ल्यूस के बारे में बताता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जहाँ पे हमारे सारे लोग गए थे कुछ यहाँ पे जानकारी जुटाने के लिए, और जैसे कि नॉर्मल इधर उधर का जाना होता है बॉर्डर पर, तो ये लोग गए थे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वापस आ रहे थे तो इनके ऊपर एम्बुश हो गया और बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे इंजर्ड होके आए हैं। और जरा देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब अपनी डैम से देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत ज्यादा दर्द में है, मतलब छोटों में तो यहाँ पे लेकिन बहुत ज्यादा दर्द में है। हमसे कहते ये दर्द का राज है इनके अंदर फैला हुआ जहर। उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे पट्टियां तो लगा दी, लेकिन वो जो जहर था ना उसको डिटॉक्सिफाई करना भूल गए। तो उनको यहाँ पे पहले जहर निकालना चाहिए था, उसके बाद में पट्टियां लगाते, और इसके चक्कर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को, यहाँ पे कोई नीडल ला के दो। उसके बाद में सिल्वर नीडल गाड़ती है उसकी यहाँ पे छाती के अंदर, और कहते जरा देखो ये काली पड़ती जा रही है, इसका मतलब है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन फैल चुका है, तो मुझे इनका इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद में अपनी एमसी इलाज करने के लिए लग जाती है और 4 घंटे ऐसे ही इलाज के अंदर बीत जाते हैं। एमसी कहते ये करो वो करो, और ये बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। प्रिंस कहते तुम्हें थोड़ा अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, बहुत समय हो चुका है। एमसी कहते नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगला लेके आओ अगला, उसके बाद में अगला, और ये आखिरी है, चलो इसके बाद में थोड़ा आराम कर सकती हूँ। और ऐसे ही 4-5 घंटे के अंदर अपनी एमसी सभी लोगों का इलाज कर देती है, और सभी का इलाज करने के बाद में अपनी एमसी लुढ़क जाती है और कहती है जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं उनको सबको हर्बल बात चाहिए। प्रिंस कहता है तुम्हें सबसे पहले आराम करना चाहिए, तुम 4-5 घंटे से काम कर रही, तुम्हें थोड़ा आराम तो कर लेना चाहिए। एमसी कहती हाँ मैं अब आराम करने वाली हूँ। तभी वही इंसान आता है जो कि इन सभी को लेके गया था यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो कहता है माय लॉर्ड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, ये लोग ठीक हो चुके हैं, आपका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको शुक्रगुजार यहाँ पे मतलब होने के नाते मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। एमसी कहती अरे नहीं ये इंसान तो, और रुको जरा इसको आखिर पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ मिला हुआ है। और वो कहता है मैं
मैं आपको वो गिफ्ट देना चाहता हूँ इतना ज़्यादा महान काम करने के लिए। और कुछ निकाल रहा था अपनी पॉकेट से, एमसी समझ जाती है स्मेल से ही और आगे चली जाती है प्रिंस के। जो भी जहर उसने यहाँ पे फेंका था प्रिंस के ऊपर वो अपनी एमसी के ऊपर गिर जाता है और एमसी कहती है प्लीज प्रिंस बचिए। एमसी पॉइजन हो जाती है और वो कहते हैं नहीं मुझे बचना पड़ेगा इससे और उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में एमसी बेहोश होने से पहले कहते हैं कि ये यहाँ पे डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और तुम मुझे हर्बल बात देते हो तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये बस बॉडी को कमज़ोर कर देता है और किसी बीमार इंसान की जान निकाल सकता है। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, आप मुझे ठीक कर सकते हैं आराम से, बस मुझे हर्बल बात की ज़रूरत है तो मेरे को बात चाहिए, बस बात। प्रिंस कहते हैं अरे नहीं कोई बात का इंतजाम करो और उसके कुछ समय बाद में ये अपना ल्यू बात बना लेता है और कहता है माय लॉर्ड अब आइए आराम से उसको बात दे दीजिए हर्बल वाली। प्रिंस कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी जब मैंने पिछली बार इसके कपड़े उतारे थे तो इस बार ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और कहता है हाँ ये काम करेगा और मुझे कुछ ना कुछ करके तो इसको ठीक करना ही पड़ेगा, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है।